द मास्टर प्रकाश क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप लोग हमारे साथ रोज़ाना प्रैक्टिस सेट को कर रहे हैं जो उत्तर प्रदेश से संबंधित सुपर टेट के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक, तो उसी कड़ी में आज हम अगला प्रैक्टिस सेट लेकर उपस्थित हुए हैं जिसमें 150 प्रश्नों को हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए देखते हैं। आज का पहला प्रश्न जो है हिंदी का है और हिंदी के भी पहले 20 प्रश्नों को हम लोग करेंगे, उसके बाद सारे पोर्शन को टॉपिक वाइज सारे पोर्शन को देखेंगे। तो पहला प्रश्न हिंदी का लेते हैं जिसमें पूछा जा रहा है कि शब्दों के भिन्न अर्थ वाला शब्द बताना है। तो 4 शब्द जो दिए गए हैं इसमें सबसे भिन्न कौन सा है, तो चलिए बताइए कमेंट करके कौन सा सबसे भिन्न है। आप लोग भी अपने उत्तर को कमेंट बॉक्स में देते रहेंगे और अंत में 150 प्रश्नों के सॉल्वेशन के बाद आप लोग बताएंगे कि आपके कितने प्रश्न जो हैं सही हो रहे हैं। ठीक है, चलिए। तो पहले में आत्मज लिखा गया है, आत्मजा है, दूसरे में नंदनी है, तीसरे में भार्या, चौथे में कन्या। तो कमेंट करके बताइए कि इसमें कौन सा सबसे अलग है तीनों में चारों में। तो इसमें जो सबसे अलग हो जाएगा वो भार्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, बाकी आत्मजा, नंदनी और कन्या एक का जो है एक ही अर्थ होता है। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। अगले पे जब चलेंगे तो अगले में पूछा जा रहा है कि रीत्यानुसार का सही संधि विच्छेद क्या होता है। आप लोग संधि विच्छेद इसके करिए और बताइए कि इसमें क्या सही होगा। रीत धन अनुसार होगा, रीत धन अनुसार होगा, या रीति धन अनुसार होगा, या रीत धन अनुसार होगा। कमेंट करके बताइए, फटाफट उत्तर देते रहेंगे। चलिए देखते हैं। तो इसमें ऑप्शन नंबर सी जो है रीति धन अनुसार जो है इसका सही संधि विच्छेद हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि अन्वेषण का संधि विच्छेद क्या होगा। तो अन्वेषण का संधि विच्छेद जो होता है, चलिए देखते हैं क्या होता है। अनधन्वेषण, अनुधन्वेषण, अनुधनऐषण या अनधन्वेषण। कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा सही होता है। तो चलिए इसका जो आंसर सही हो जाएगा वो अनुधन ऐषण सही हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है। ठीक, ये ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि द्विगु समास का उदाहरण कौन सा शब्द है। तो 4 शब्द जो दिए गए हैं उसमें द्विगु समास का उदाहरण बताना है। तो त्रिभुवन, त्रिनेत्र, एकदंत या दशानन। तो आप लोग जानते होंगे कि जो है द्विगु समास में पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है और उसके बाद जो है अगला जो है वो क्या होता है, विशेष्य होता है। तो बताइए कि इसमें जो है कौन सा होगा संख्यावाची। त्रिभुवन में भी 3 भुवन जिसमें होते हैं त्रिभुवन कहलाता है। त्रिनेत्र 3 आँखों वाले को। लेकिन आप लोग को एक बात बताते हैं कि जिसमें कुछ अलग अर्थ निकल जाता है उसको अव्ययी भाव समास बहुब्रीहि समास का वो जो है उदाहरण होता है। तो जैसे त्रिनेत्र जो है, त्रिनेत्र हम लोग किसको कहते हैं, त्रिनेत्र जो कहा जाता है वो शंकर को यानी शिव शंकर जी को कहा जाता है, इसलिए ये जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। दशानन रावण को कहा जाता है, ये भी जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। एक दंत जो है कहा जाता है किसको, गणेश जी को, तो ये भी जो है बहुब्रीहि समास का उदाहरण है। और ये त्रिभुवन जो है यही दो द्विगु समास का उदाहरण हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगले प्रश्न में इसी के साथ चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है ऋण मुक्त समस्त पद का विग्रह करना है। तो ऋण मुक्त का जो समस्त विग्रह होगा वो क्या कहलाएगा। ऋण धन मुक्ति होगा, ऋण की मुक्ति हो गया, या ऋण और मुक्ति होगा, या ऋण से मुक्ति हो जाएगा। तो कमेंट करके बताइए कौन सा इसका सही होगा। तो ऋण मुक्ति का तात्पर्य है कि ऋण से जो है वो मुक्त हो गया है, यानी कि ऑप्शन नंबर इसका जो है डी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में आपकी एक पंक्ति लिखी गई है और इस पंक्ति में रस बताना है, कौन सा रस है। ठीक, तो उधो मोहि ब्रज बिरसत नाही, हंस सुता और सुंदर का गजरी और द्रुमन की छाही। कमेंट करके बताइए इसमें कौन सा रस होगा। श्रृंगार रस है, श्रृंगार रस है, या हास्य रस है, या वीर रस है, कि करुण रस है। तो इसमें सुंदर कजरी की बात किया जा रहा है, तो सुंदर की बात जहाँ भी आ गया वो श्रृंगार रस से हो जाएगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है श्रृंगार रस हो जाएगा, ऑप्शन पहला सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। हिंदी साहित्य का 9वां रस कौन सा है। बहुत अच्छा प्रश्न है। 9वां रस जो हिंदी साहित्य का है वो कौन सा है। 7वें में ऑप्शन नंबर, चारों ऑप्शन दिए गए हैं। भक्ति रस होगा 9वां रस, वात्सल्य होगा, शांत होगा, या करुण होगा। तो जो 9वां रस है वो आपका शांत रस माना गया है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे और इसके अस्थाई भावों को भी आप लोग याद कर लीजिएगा। ठीक,
नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, हम जो कुछ देख रहे हैं सुंदर है, सत्य नहीं है, या दृश्य जगत भाषित है, बिन कर्म स्युत नहीं है। तो चलिए इसमें जो है आप लोग को छंद बताना है। ऑप्शन को देखते हैं, ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, कमेंट करके बताइए तो इस पंक्ति में कौन सा छंद है। पहला सही होगा, दूसरा सही होगा, तीसरा चौथा आपको सही होगा, कमेंट करके बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा है, जो कि 14 मात्राओं की यति से 28 मात्राओं वाला जो है मात्रिक छंद ये जो है इसमें आपका बनेगा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका ए सही होगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में वारधि जो शब्द लिखा गया है, ये वारधि शब्द लिखा गया है, इसका पर्यायवाची शब्द नहीं है इन चारों में, तो 3 है एक नहीं है, वो बताना है। तो वारधि का जो पर्यायवाची हो जाता है, वारधि का सबसे पहले पर्यायवाची ढूंढते हैं, जो नहीं होगा वही अलग हो जाएगा। तो इसमें वारधि की पर्यायवाची मेघ होता है, पयोद होता है और घन भी होता है। तो अम्बुज जो है ये वारधि की पर्यायवाची नहीं होता है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट पे चलेंगे। तत्सम शब्द ढूंढना है। चारों प्रश्न ऑप्शन में जो है अगम है, अमी है, या आंवला है, या आशीष है। चारों में तत्सम शब्द कौन सा है आपका? तो इसमें तत्सम शब्द कमेंट करके आप लोग उत्तर को फटाफट कमेंट में लिखते रहें तेज़ी के साथ थोड़ा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, जो कि आशीष जो शब्द लिखा गया है ये आपका तत्सम शब्द है, क्योंकि ये खष्टी वाला सा जहाँ पे मिल जाता है वो हमेशा तत्सम शब्द बना लेता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी के साथ चलेंगे। री कौन सी री शब्द में स्वर नहीं है ये पूछा जा रहा है। तो कृपा होगा, या कृषि होगा, या दृष्टि होगा, या रिवाज होगा। कमेंट करके बताइए कि किसमें री स्वर नहीं आ रहा है। तो इसमें रिवाज जो है, इसमें जो है री शब्द का उच्चारण नहीं हो रहा है, बाकी इसमें भी है। ठीक, इसमें भी है और इसमें भी है, बाकी इसमें जो है छोटी ई की मात्रा का जो है आपको क्या कहते हैं उच्चारण जो है मिल रहा होगा। ठीक, स्वर मिल रहा होगा। तो रिवाज शब्द आपका बिल्कुल सही हो जाएगा इस प्रश्न में। तो इसी के साथ अगले पे चलते हैं। अगले शब्द में पूछा जा रहा है कि अंक जो है ये जो है किस वर्ण से पहले आता है। शब्दकोश में अंक जो वर्ण है ये किस वर्ण से पहले आता है ये बताना है। सभी लोग को मालूम है कि ये आहा के बाद आहा के जो है आहा वर्ण जो है इसके पहले आता है अंक, उसके बाद फिर आहा होता है। तो ऑप्शन नंबर जो है आहा सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट है आपका एक दूसरे से भिन्न भिन्न नए नए विचारों एवं रचना शैलियों से जो 7 कवि प्रयोगवाद के कवि के रूप में प्रसिद्ध हुए उनकी कविताओं के संग्रह का सही नाम बताना है। चलिए चारों ऑप्शन आप लोग को दिख रहा होगा, कमेंट करके बताइए कि कौन सा सही होगा। पहला तार सप्तक होगा, प्रथम होगा, या प्रथम सप्तक होगा, या तार सप्तक होगा। कमेंट करके बताइए कौन सा सही होता है। तो 13 नंबर में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि तार सप्तक इसका सही नाम है। ऑप्शन नंबर डी सही होता है। इसी के साथ अगले प्रश्न पर चलेंगे। अगले प्रश्न में नौकरी चाहने के लिए लिखा जाएगा, अगर आपको नौकरी चाहिए तो क्या लिखा जाएगा? परिपत्र लिखा जाएगा, या ज्ञापन लिखा जाएगा, या आवेदन पत्र, या विज्ञापन। कमेंट करके बताइए कौन सा सही हो जाएगा। इंपॉर्टेंट प्रश्न है आप लोग के लिए। चलिए इसका उत्तर बताइए फटाफट। तो 14 नंबर में ऑप्शन नंबर सी जो है आवेदन पत्र जो है नौकरी चाहने के लिए आवेदन पत्र को लिखा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ वाचाल किसे कहा जाता है? वाचाल जो एक शब्द है इसको किस रूप में इसको जानते हैं? जो जल्दी चलता है उसको वाचाल कहा जाता है, या जिसकी चाल ठीक ना हो उसको, या जो बहुत बोलता हो उसको, या जो चुप रहता है उसको। कमेंट करके बताइए इसमें वाचाल किसे कहते हैं। तो 15 नंबर में जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जो बहुत बोलता है उसको वाचाल कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है हवाई महल बनाना जो है इसका क्या तात्पर्य है? चलिए बताइए। चिंतन मनन करना, सत असत का विचार करना, मकान बनाने हेतु सोचना, या मात्र कल्पना करते रहना। तो इसमें 16 नंबर में जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। हवाई महल बनाने का तात्पर्य हो गया कि केवल
मात्र कल्पना करते ही रहना का मतलब होता है हवाई महल बनाना। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे और अगले प्रश्न जो है आपके गद्यांश के रूप में दिए गए हैं। इस गद्यांश को आप लोग जो है पढ़िए, वीडियो को रोक करके इसको पढ़िए, उसके बाद अगले को यहाँ पढ़ लीजिए। ठीक, हमने जो है इसको पढ़ लिया है, इसको भी आप लोग पढ़िए। चलिए, पढ़ लिए होंगे। ठीक, नेक्स्ट पे इसी के साथ चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में जो उपयुक्त गद्यांश लिखा गया है इसके शीर्षक का चयन करना है। चारों ऑप्शन आपके कमेंट ऑप्शन में लिखे गए हैं, बताइए, स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो इसमें ऑप्शन जो सही हो जाएगा आपका पहला ऑप्शन, दहेज प्रथा एक सामाजिक अभिशाप है। इसी के विषय में जो है गद्यांश का शीर्षक मुख्य है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सी सामाजिक बुराई कम होने के बजाय बढ़ती जा रही है? तो कम होने के बजाय सती प्रथा बढ़ती जा रही है, अछूत या दहेज या बाल विवाह। कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा। तो सभी लोग जानते हैं ये छुआछूत जो है आपका ये हमेशा जो है कम होने के बजाय बढ़ता जा रहा है। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाता है। नेक्स्ट 19 नंबर में देखते हैं, दहेज प्रथा के बारे में बताना है। तो दहेज प्रथा का ऑप्शन नंबर ए सही होगा, बी सही होगा, सी सही होगा या डी सही होगा? कमेंट करके आप लोग कमेंट बॉक्स में उत्तर अपना दें। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, जो कि प्राचीन काल से प्रचलित रही है दहेज प्रथा। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी बी जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, आप लोग जो है कमेंट बॉक्स में अपने जो है उत्तर को लिखते रहेंगे और जो या गलतीवश हमसे गलत उत्तर मिल जाता है उसको भी कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि ये गलत है आपका। ठीक, और आप लोग का जो है कमेंट हमें मिलता है तो बहुत जो है हमको जो है उत्साह मिलता है इसी के साथ। ठीक, तो चलिए इसमें बताइए, आजकल विवाह संबंध का मुख्य आधार क्या है? चारों वर की योग्यता, कन्या की योग्यता, दिया जाने वाला दहेज या वर के पिता का सामाजिक स्तर, इसका मुख्य आधार क्या है? 20वें नंबर में ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि दिया जाने वाला दहेज यही जो है आजकल विवाह संबंध का मुख्य आधार बनता जा रहा है। ठीक, इस गद्यांश के अनुसार ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे और अगले पोर्शन में आपका इंग्लिश सब्जेक्ट आ गया है। ठीक, तो इंग्लिश में आपका 21 नंबर में जो सही हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ऑल ऑफ दीज बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं और अगले प्रश्न में यानी 22 में 22 नंबर में जो सही होता है वो आपका ऑप्शन नंबर बी फ्रांसिस बेकन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट है 23 नंबर में जो सही होगा वो आपका फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा, वर्टिकल। नेक्स्ट है स्ट्रक्चरल ग्रामर, इम्फेसाइज, इसका कौन सा सही होगा? 24 नंबर में ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। नेक्स्ट पे चलेंगे, आप लोग के मैथ के जो है क्लासें जो है आप जल्द से जल्द जो है बोर्ड पे जो है हमारे द्वारा हमारे सर के द्वारा जो है लिया जाएगा। ठीक, आप लोग जो है वहाँ पे जा कर के जल्द 1-2 दिन में क्लासें मिलना जो है आप लोग को स्टार्ट हो जाएंगी। ठीक, तो चलिए 25 नंबर पे चलते हैं। 25 का कौन सा सही होगा ये देखते हैं। तो 25 में जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी इंडक्टिव मेथड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है पैराग्राफ्स दिया गया है, पैराग्राफ्स आप लोग पढ़िए। चलिए वीडियो को रोक कर यहाँ पढ़ लीजिए, उसके बाद नीचे चलते हैं, नीचे भी पढ़ लीजिए। इसको पढ़ने के बाद और नीचे जो दिया गया है इसको पढ़िए। उम्मीद है कि आप लोग पैराग्राफ को पढ़ लिए होंगे। ठीक, तो प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न में जो है पूछा जा रहा है कि जो भी पूछा जा रहा है उसका आंसर क्या होता है, चलिए देखते हैं। तो 26 में ऑप्शन नंबर जो सही होता है वो आपका पहला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 27 में आरटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो 27 नंबर में ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो फर्स्ट सही हो जाएगा। 28 पे चलेंगे इसी के साथ। 28 में जो सही होगा वो आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 29 नंबर 29 में, इसमें ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे 30 नंबर में। तो 30 नंबर में जो सही होगा वो आपका भी डी सही हो जाएगा, आरटी इट्स स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। नेक्स्ट पे चलेंगे
नेक्स्ट क्वेश्चन आपका संस्कृत का। संस्कृत के भी प्रश्नों को फटाफट उत्तर को हम बताते हैं। 31 नंबर में जो सही होता है ऑप्शन नंबर बी। आप लोग पढ़िए प्रश्न को और सारे उत्तर को जो है देखिए और कमेंट बॉक्स में सही उत्तर को लिखिए। उसके बाद जो है हमारे उत्तर से मिलान करिए। ठीक, देखिए कौन सा आपका सही होता है, कितना सही होता है। तो इसमें क्रमधाराएं जो है सही हो जाएगा। नीलोत्पलम का जो है समास बताना था इसमें। नेक्स्ट है क्वतु कत्वतु। कत्वतु प्रत्यय में शेष क्या है ये बताना है। तो इसमें जो शेष हो जाएगा वो आपका ऑप्शन नंबर डी में सही है, तवत होगा। नेक्स्ट है सुखेन जीवित वाक्य में सुखेन पद में विभक्ति कौन सी है। तो इसमें जो विभक्ति है वो सी तृतीया विभक्ति है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट वकार का उच्चारण स्थान क्या है, कमेंट करके बताते रहिए। दंत होगा, दंतोष्ठ होगा या ओष्ठ होगा या कोई नहीं। 34 नंबर में क्या होगा, वकार में कौन सा उच्चारण स्थान है, तो दंतोष्ठ है, ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर में संप्रति अव्यय का अर्थ क्या है। संप्रति अव्यय का अर्थ तब होगा, अभी होगा, जब होगा, कभी होगा, कमेंट करके बताइए। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि संप्रति का तात्पर्य है अभी से। बहुत अच्छे, आप लोग ऐसे ही कमेंट करते रहें और हमें भी जो है मोटिवेशन मिलता रहता है। ठीक, इसी के साथ चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रत्येकम पद में कौन सी संधि है। तो प्रत्येकम पद में जो संधि होगी वो यण है, दीर्घ है, गुण है, अयादि है। कमेंट करके आप लोग बताइए कौन सा सही हो जाएगा इसका। तो इसमें ऑप्शन नंबर यण जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। इको यणच, आप लोग सूत्र जानते होंगे, उसी के अनुसार ये है। पितृ शब्द का द्वितीय विभक्ति बहुवचन के रूप में क्या लिखा जाएगा। पितृ लिखा जाएगा या पितृभि लिखा जाएगा, पितृन लिखा जाएगा या पितृभ्या लिखा जाएगा। तो 37 नंबर में ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि पितृन लिखा जाएगा, सी ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट है अध्यारोपणः। अध्यारोपः पद में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो हुआ है अभी का हुआ है, याद का आ का हुआ है, याद का हुआ है, आदि का हुआ है। तो इसमें जो उपसर्ग हुआ है वो आपका अधिक का उपयोग उपसर्ग का उपयोग हुआ है, ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। नेक्स्ट है वनिता का पर्यायवाची शब्द कौन सा है। वनिता का पर्यायवाची स्त्री होता है, कांता होता है, कामनी होता है या सारे होते हैं। तो इसमें जो वनिता का पर्यायवाची होता है वो स्त्री भी होती है, कांता भी होता है और कामनी भी होती है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है इसको आप लोग पढ़िए। ठीक, उसके बाद में जो हम लोग उत्तर पे चलते हैं। उम्मीद है कि पढ़ लिए होंगे। चलिए देखते हैं 40 का कौन सा सही होगा। तो 40 में जो सही होता है वो आपका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, जो कि शरीर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है विज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। यूरिया का रासायनिक सूत्र बताना है। तो यूरिया का रासायनिक सूत्र क्या होगा, NH4 का होल ट्वाइस CO2 NH2 और उसके बाद CO, या NH4 का होल ट्वाइस CO NH2 का होल ट्वाइस CO। यूरिया का सही रासायनिक सूत्र क्या होगा। तो 41 नंबर में जो यूरिया का रासायनिक सूत्र होता है वो NH2CO होता है, जो कि यहाँ पे NH2 ऑप्शन नंबर डी में मिल रहा है। NH2 का होल ट्वाइस लिख करके लिखा गया है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है, इसको एक साथ लिख दिया गया है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। कहीं कहीं आपको लिखा मिल जाएगा NH2CO NH2 के रूप में भी जो है आपको ये लिखा मिल जाएगा। ठीक, तो कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पानी के टरबाइन का आविष्कार किसने किया था। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पानी के टरबाइन का आविष्कार जो किया गया था, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा, चौथा, कमेंट करके बताइए कि इसका कौन सा सही है। तो 42 नंबर में ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि बेनोएट फोर्नीरोन के द्वारा जो है पानी के टरबाइन का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। किसी लहर की, उसके बाद स्पेस है, उस लहर की यात्रा की दिशा
के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्र में ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को क्या कहते हैं? हस्तक्षेप कहते हैं, शोधन कहते हैं, तीव्रता कहते हैं या विवर्तन कहते हैं। तो 43 में क्या सही होगा कमेंट करके बताइए आप लोग। तो इसको हम लोग लहर की तीव्रता जो है इसको तीव्रता कहा जाता है। नेक्स्ट पे चलेंगे, कौन सी कोशिकाएं पौधों के विभिन्न अंगों को जन्म देती हैं और पौधों को बढ़ने में मदद करती हैं? अस्थायी है, त्वचीय है, मेरिस्टोमेटिक है या प्रौढ़ है? तो इसका ऑप्शन नंबर सी मेरिस्टोमेटिक जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के कारण जो है पौधों को बढ़ने में मदद जो है मिलती है। ठीक, नेक्स्ट है, प्लास्टिक की बोतलें एक बहुलक की बनी होती हैं जिसे पीईटी कहा जाता है। पीईटी का पूरा नाम क्या है ये बताना है। तो पीईटी का पूरा नाम जो है आपका, चलिए देखते हैं क्या है। तो इसमें जो पीईटी का पूरा नाम होता है पॉलीएथिलीन टेरिप्थेलेट, ये जो है इसका पूरा नाम होगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है एफएम रेडियो जो है आपका, एफएम रेडियो का आविष्कार किसने किया था? जो आप लोग एफएम पकड़ाते हैं उस रेडियो का आविष्कार किसने किया था ये बताना है। तो उसका आविष्कार जो है एडविन हावर्ड और एंगस्ट्रॉम के द्वारा जो है किया गया था। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, सुपरपोजिशन या सुपरपॉइजन जो है के सिद्धांत के अनुसार के संदर्भ में मैक्सिमा और मिनिमा के क्षेत्रों का उत्पादन करने के लिए दो या दो से अधिक सुसंगत तरंगों के एक दूसरे के ऊपर रखने से क्या होता है? हस्तक्षेप होता है, शोधन होता है, तीव्रता होती है या विवर्तन होता है? तो इसमें जो सही हो जाएगा वो हस्तक्षेप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल सही होता है। नेक्स्ट इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला सबसे बड़ा फूल कौन सा है? तो पांडो है, पोसिडोनिया है या रिफ्लेक्सिया आर्नोल्डी है या एलियंथस एलुअस है? तो सभी लोग जानते हैं दुनिया का सबसे बड़ा खिलने वाला फूल जिसका नाम रिफ्लेक्सिया आर्नोल्डी है। ये ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि किस सीमेंट के जमने की दर को कौन सा जो है सीमेंट की जमने की दर को घटा देता है? तो एल्यूमिना है, सिलिका है या जिप्सम है या मैग्नीशियम ऑक्साइड है? तो जो सीमेंट के जमने की दर को घटाता है वो आपका ये जिप्सम होता है। जिप्सम के कारण ही जो है सीमेंट बहुत थोड़ा जमने में कम समय लगता है। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे, अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है जो जीव जो है प्रकाश का प्रयोग कर भोजन तैयार करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है या किस रूप में जाना जाता है? सपोषी, विषम पोषण या सर्वहारी या विघटन करने वाला? तो इसमें जो सही होता है वो स्वपोषी जो है जंतु या स्वपोषी के रूप में इन्हें जाना जाता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट है गणित के प्रश्नों को, गणित के हम उत्तर को आप लोग को बता देते हैं। आप लोग जो है इसके प्रश्नों को हल करिए और हमारे उत्तर से जो है मिलान करिए। वीडियो को रोक करके हमारे उत्तर बताने से पहले वीडियो को रोक करिए और उसके बाद हल करिए, उसके बाद जो है बताते हैं उससे मिलान करिए। ठीक, और अगर आपको पूरा इसका पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जो है आप लोग जाके वहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का नाम जो है द मास्टर प्रकाश क्लासेस के नाम से आपको जो है सर्च करेंगे तो आपका जो है हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। और नहीं तो वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है लिंक, वहाँ से जो है आप लोग सीधा जो है टेलीग्राम चैनल को जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए 51 नंबर में जो सही होगा आपका वो आपका सी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 52 नंबर में जो सही होता है, वीडियो को आप लोग रोक दीजिए उसके बाद हल करिए उसके बाद मिलाइए। तो इसमें जो सही होता पहला सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 53 में सही होगा, यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 54 नंबर में जो सही होता है वो आपका सी सही हो जाएगा 25%। नेक्स्ट है 55 नंबर में जो सही होगा वो फर्स्ट होगा सही। ठीक, नेक्स्ट 56 पे चलते हैं। तो 56 में जो सही हो जाएगा वो आपका सी सही हो जाएगा।
57 पे चलते हैं। 57 में जो सही होगा बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 58, 58 में भी सी सही हो जाएगा। 59 पे चलते हैं। बहुत ही जी प्रश्न है, ज़्यादा टफ नहीं है, आप लोग इसको हल करिए। ठीक, 59 में चलते हैं तो डी सही हो जाएगा। 60 पे चलेंगे और इस क्लास को 2 दिन बाद जो है हमारे द्वारा जो है हमारे सर के द्वारा आपको क्या कहते हैं उस पर बोर्ड पे जो है समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। आप लोग जो है क्लास को बराबर ज्वाइन करते रहें, देखते रहें और जो है बेल आइकन की घंटी को भी दबा लीजिए, सब्सक्राइब भी कर लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन समय समय पर मिलता रहेगा। ठीक है, तो चलिए 60 नंबर पे देखते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही होगा, 1125। नेक्स्ट 61 में जो सही होगा वो आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है, और अगर आपके हमारे द्वारा जो उत्तर बताया जा रहा है अगर वो गलत होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस प्रश्न का ये वाला उत्तर गलत है। ठीक, तो हम जो है उसको देखेंगे। चलिए 62 नंबर पे चलते हैं, तो इसमें सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 63 नंबर में जो सही होगा वो आपका ए सही हो जाएगा। नेक्स्ट 64 में जो सही होगा वो डी सही हो जाएगा। और 65 में जो सही होता है वो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है 66 में जो सही होगा वो डी सही होता है। इसी के साथ नेक्स्ट 67 ऑप्शन नंबर डी इसमें भी सही हो जाएगा। 68 में फर्स्ट सही हो जाएगा। 69 में सी सही हो जाएगा। 60 में ए ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट है पर्यावरण व सामाजिक अध्ययन। पर्यावरण व सामाजिक अध्ययन के प्रश्नों को हम लोग फटाफट करेंगे, जिसमें टेक ऑफ बोर्ड किस स्पर्धा से संबंधित है। बहुत अच्छा प्रश्न है। ये सारे जो आपको वाक्य मिलेंगे या शब्द मिलेंगे ये खेलों से संबंधित होते हैं और किस खेल से संबंधित होते हैं आप लोग ये अवश्य पढ़ लीजिएगा। ये इसके जो है 1-2 प्रश्न हमेशा एग्जाम में पूछे जाते हैं, किसी न किसी कंपटीशन परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं, आपको मिल भी जाएंगे। तो 71 नंबर में टेक ऑफ बोर्ड का किस स्पर्धा से संबंधित है या स्पर्धा का तात्पर्य है किस खेल से संबंधित है, तो वो है ऊंची कूद, लंबी कूद, जेवलिन या शॉट पुट। तो बताइए कौन सा सही होगा इसका, कमेंट करके फटाफट उत्तर देते रहें। इसका सही जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी लंबी कूद से जो है ये संबंधित है, टेक ऑफ बोर्ड। नेक्स्ट पे चलेंगे, कनिष्क का दरबारी चिकित्सक कौन था। बहुत अच्छा, नागसेन था, सुश्रुत था या चरक या सुभोग। तो कनिष्क का दरबारी चिकित्सक जो हुआ करता था ये इतिहास का प्रश्न है, इसमें जो है ये चरक हुआ करता था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है संविधान के मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा यानी कि सिफारिश पर शामिल किया गया। तो इसमें कौन सी सिफारिश के द्वारा मूल कर्तव्यों को शामिल किया गया था, सभी लोग को मालूम होगा, कमेंट करके बताइए फटाफट कौन सा सही है इसका। तो ये सरदार स्वर्ण सिंह की समिति के द्वारा जो है मूल कर्तव्यों को जोड़ा गया था। ठीक, अगर मूल कर्तव्यों की बात करते हैं तो मूल कर्तव्यों की संख्या सबसे पहले 10 थी, 10 हुआ करती थी, लेकिन वर्तमान में जो है अब 11 हो गई है। ठीक, 11 मूल कर्तव्य जो है इस समय आपके संविधान में दिए गए हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है मुद्रिक कच्छपों को जीवांत जीवाश्म कहा जाता है क्योंकि वे 150 मिलियन वर्षों से भी अधिक समय से पृथ्वी में उपस्थित हैं। भारतीय उपमहाद्वीप में जल भागों में पाए जाने वाली 5 प्रजातियों के समुद्री कच्छप में सबसे अधिक संख्या किसकी है। तो चलिए बताइए कौन से कच्छप की जनसंख्या सबसे अधिक है, कैनेप्स रिडले की या लागारहेड की या ऑलिव रिडले की या फ्लैटबैक की। कच्छप का तात्पर्य है कछुआ से। ठीक है, आप लोग को कन्फ्यूज नहीं होना है। तो इसमें जो सही होता है वो कौन सा सही होगा, ऑलिविया रिडले कछुए जो हैं ये इसकी जनसंख्या जो है सबसे अधिक है समुद्रों में। तो यही ऑप्शन सी सही हो जाएगा इसका। इसी के साथ नेक्स्ट प्रश्न पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है कि विश्व उष्मायन के लिए कौन सा
में कौन सा एक कारक है? ऊष्मायन का तात्पर्य है कि जो तापमान बढ़ रहा है इसके लिए कौन सा एक कारक जो है उसमें शामिल है? वाहनों से निकली हुई गैस शामिल है, पेड़ पौधों से निकली गैस शामिल है, या भट्टियों से निकली गर्म हवा, या रसोई गैस? तो 75 में फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। वाहनों से निकली गैसें जो होती हैं इसी से जो है विश्व का तापमान, दुनिया का तापमान जो है बढ़ता हुआ जा रहा है। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे और ये भविष्य के लिए सबसे घातक साबित होने वाला होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। धातु में प्रस्तर किसे कहा जाता है? 76 में ऑप्शन नंबर डी अयस्क जो है हमारा, इसी को ही धातु प्रस्तर कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट को देखते हैं। पेड़ पौधे प्रदूषण को घटाते हैं क्योंकि वे क्या अवशोषित करते हैं? तो पेड़ पौधे जो अवशोषित करते हैं सभी लोग को मालूम होगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड को जो है अवशोषित कर लेते हैं और हमें ऑक्सीजन के रूप में जो है ऑक्सीजन को गैस के रूप में मुक्त करते हैं, मतलब छोड़ते हैं, जिससे हम लोग सांस लेते हैं। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। भूकंप किससे मापा जाता है? बोफोर्ड पैमाने से, डेसिबल से, न्यूटन से, या रिएक्टर पैमाने से? तो भूकंप जो से मापा जाता है उसको रिक्टर पैमाना कहा जाता है। रिक्टर नामक वैज्ञानिक ने जो है इस पैमाने की खोज किया था, तो उन्हीं के नाम पर रिक्टर पैमाना रखा गया है। नेक्स्ट पे चलेंगे। महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है? बहुत अच्छा प्रश्न है। तो महासागर में जो जल स्तर बढ़ता जा रहा है उसका मुख्य कारण ये है कि ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, अत्यधिक वर्षा, अम्लीय वर्षा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, जो कि ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ़ जो है पिघल रहा है, इसी के कारण वो बर्फ़ पिघल कर समुद्रों में जा रहा है, जिससे समुद्र का जल स्तर क्या होता जा रहा है? बढ़ता जा रहा है, ऊपर उठता जा रहा है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। और ध्रुवीय प्रदेशों में जो बर्फ़ पिघल रहे हैं इसका कारण क्या है? अभी ऊपर के प्रश्नों में हमने जिक्र किया है कि जो है विश्व का जो तापमान है वो बढ़ रहा है, उसी के कारण जो है तापमान बढ़ने के कारण बर्फ़ जो है पिघल रहे हैं। ठीक है, और जो है जिससे जल स्तर ऊपर आता जा रहा है। ठीक, यही जो है भविष्य में हमारे जो कहते हैं प्रलय का कारण बन सकता है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। वातावरण में अत्यधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है? तो सबसे अधिक हानिकारक सल्फर मिश्रित गैस कौन सी है ये बताना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर SO2 सल्फर डाइऑक्साइड बिल्कुल सही हो जाएगा। सल्फर ऑक्साइड, ठीक, सल्फर ऑक्साइड सही होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। नेक्स्ट है शिक्षण कौशल। शिक्षण कौशल के प्रश्नों को बात करते हैं। तो पहला प्रश्न है भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम का प्रारूप कब प्राप्त हुआ? 22 मार्च 1904 को, 11 मार्च 1904 को, या 10 मार्च 1903 को? इनमें से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन जो सही होगा कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा। तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम जो अधिनियम प्राप्त हुआ है वो 22 मार्च 1904 को जो है प्राप्त हो गया था, क्योंकि ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। भारत के भाग्य का निर्माण किसकी कक्षाओं में हो रहा है? बहुत अच्छा प्रश्न है। ये कथन किसका है? भारत के भाग्य का निर्माण उसकी कक्षाओं में हो रहा है। कौन सी कक्षाएं हैं वो? माध्यमिक शिक्षा का आयोग है, या उच्च शिक्षा का आयोग, यह कथन कहा गया था इनके द्वारा, या शिक्षा आयोग के द्वारा, या नई शिक्षा आयोग के द्वारा? तो 82 नंबर में ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही है। शिक्षा आयोग के द्वारा ये कथन कहा गया है कि भारत के भाग्य का निर्माण जो है उसकी कक्षाओं में हो रहा है। ठीक, ये कथन शिक्षा आयोग के द्वारा कहा गया था। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा इसका। इसी के साथ अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि शिक्षण को आनंदमय, मनोरंजक और रुचिपूर्ण बनाने हेतु सबसे उत्तम प्रविधि क्या है? 83 में ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। खेल गतिविधि प्रविधि उत्तम विधि होगी, जो कि ऑप्शन नंबर बी में लिखा गया है। खेल से जो है बालक को अगर जो है मनोरंजक के द्वारा जो है उसके शिक्षण को बरकरार रखा जाएगा तो उसकी जो है यही जो है उसमें सबसे उत्तम प्रविधि होगी। नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा है? तो जो इस समय वर्तमान की शिक्षा है इसका सबसे अच्छा उपागम क्या है? व्यवहारवादी उपागम है, सृजनवादी है, संरचनावादी है, या मानवतावादी है? तो इसमें ये सृजनवादी उपागम जो है इसमें जो है यही सबसे उपयुक्त उपागम होगा। सृजन, बच्चे के जो है सृजन को उनको सृजन किया जा रहा है बच्चे का। ठीक, नेक्स्ट में चलेंगे।
कक्षा कक्ष में बैठक व्यवस्था जो होगी कैसी होनी चाहिए ये बताना है। तो चलिए देखते हैं बैठक व्यवस्था कैसी होनी चाहिए। चारों ऑप्शन आपके स्क्रीन पे है। कमेंट करके बताइए कि कौन सा सही होगा, ए सही होगा, बी सी डी कौन सा सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि कक्षा कक्ष में कराई जा रही गतिविधियों के अनुरूप ही जो है कक्षा में बैठक व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसका ए जो है सही हो जाएगा। नेक्स्ट ए के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे। क्रियापरक आधारित शिक्षा विधि क्या है, जिसमें करके पढ़ाया जाता है, खुद जो है बच्चे करके सीखते हैं, वो कौन सी विधि है। प्रोजेक्ट विधि है, किंडरगार्टन विधि है, या खेल विधि है, या सारे हैं। तो इसमें जो है प्रोजेक्ट विधि भी आ जाएगी क्रियापरक में, किंडरगार्टन भी आ जाएगा और खेल विधि भी जाएगी। तो ऑप्शन नंबर डी इसी के साथ सभी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो खेल शिक्षण विधि के प्रतिपादक जो है वो आपके ये फ्रोबेल साहब हैं। इन्होंने ही खेल को जो है महत्व दिया है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, स्कूलों में अधिकतर शिक्षकों में अपने छात्रों के लिए किसका सबसे अधिक अभाव पाया जाता है। तो 88 नंबर में जो सही हो जाएगा, स्नेह का है, क्रोध का है, दोषारोपण का है, या घृणा का है। तो घृणा शब्द जो है ये जो है छात्रों के लिए सबसे सर्वाधिक अभाव पाया जाता है कि किसी से वो घृणा नहीं करते हैं, नफरत नहीं करते हैं। ठीक है, स्कूलों में। नेक्स्ट पे चलेंगे। तो नेक्स्ट में पूछा जा रहा है, शिक्षण का सूत्र नहीं आता है। तो शिक्षण का सूत्र क्या नहीं है। ज्ञात से अज्ञात की ओर नहीं है, पूर्ण से अंश की ओर नहीं है, स्थूल से सूक्ष्म की ओर नहीं है, प्रेरणा का सिद्धांत नहीं है। तो इसमें जो प्रेरणा का सिद्धांत है ये कोई शिक्षण सूत्र नहीं है, बाकी तीनों जो है शिक्षण सूत्र के अंतर्गत आएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा इसका। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि सीखने की प्रक्रिया में विद्यार्थियों द्वारा की गई त्रुटियों के संबंध में आपकी दृष्टि निम्न प्रकार से सबसे अच्छा कौन सा है। चलो चारों ऑप्शन को पढ़िए, कमेंट करके बताइए कौन सा सही होगा। तो इसमें बी ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि त्रुटियाँ अधिकतम प्रक्रिया का जो है भाग होती हैं। अगर कोई बालक सीखते समय गलतियां कर रहा है तो वो उसमें कोई गलती ना करते हुए जो है अधिगम को जो है सीख रहा है। ठीक, यही जो है प्रक्रिया भाग अधिगम का भाग है। यही ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, बाल मनोविज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। बाल मनोविज्ञान का पहला प्रश्न, स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक किसे माना है। तो अभिभावक को माना है, शिक्षक को माना है, शिक्षार्थी को, या पाठ्यक्रम को माना है। तो इसमें जो कार्यवाहक माना गया है वो जो है शिक्षक को माना गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। त्रिध्रुवीय की बात कर रहा है, त्रिध्रुवीय का तात्पर्य है कि उसमें शिक्षक आएंगे, शिक्षार्थी आएंगे और पाठ्य पुस्तक भी आएगी। लेकिन इस प्रश्न में जो कार्यवाहक जिसे माना गया है उसको शिक्षक के रूप में माना गया है। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इसका सही हो जाएगा। वो माफ़ कीजिएगा, बी जो है शिक्षक सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, नवीन ज्ञान तथा नवीन प्रतिक्रियाओं का अर्जन करने की प्रक्रिया अधिगम प्रक्रिया है। यह कथन किसका है। थॉर्नडाइक का है, वुडवर्थ का है, गैनी का है, या हल का है। नवीन ज्ञान नवीन प्रतिक्रिया, चलिए देखते हैं। 92 नंबर में ऑप्शन नंबर बी, ये वुडवर्थ के द्वारा कहा गया है कि जो नवीन ज्ञान होता है तथा नवीन प्रतिक्रिया जो होती है उसके अर्जन करने की प्रक्रिया ही अधिगम कहलाती है। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। तत्परता का नियम किसने दिया था। बहुत अच्छा प्रश्न, पावलोव ने दिया, एबिंगहास ने, थॉर्नडाइक ने, स्किनर ने। तो तत्परता का नियम जो है ये थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया। इन्होंने 3 मुख्य नियम दिए हैं और 5 गौण नियम दिए हैं। ठीक, चलिए अगले प्रश्न पे चलेंगे। रास ने, ये भी पूछा जाता है कि थॉर्नडाइक के द्वारा मुख्य नियम कितने हैं या गौण नियम कितने दिए हैं। तो मुख्य नियम 3 हैं और गौण नियम 5। ठीक, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। रास ने संवेग को कितने प्रकार में बांटा है। देखिए इसी प्रकार से ये प्रश्न मिल गया आपको कि रास ने जो संवेग को कितने प्रकार में बांटा है ये बताना है। 2, 3, 4 या 5। तो इसमें जो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। उन्होंने जो है इसको 3 प्रकार में बांटा है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, भारत के संविधान में किसके लिए निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा है। सभी छात्रों के लिए है,
14 वर्ष तक के सभी छात्रों के लिए है, बच्चों के लिए है, या सभी छात्रों और प्रौढ़ों के लिए है, सभी नागरिकों के लिए है। तो संविधान में जो निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात किया गया है उसमें 14 वर्ष तक के सभी बच्चों के लिए किया गया है, चाहे वो बालक हो या बालिका हो। 6 से 14 वर्ष तक का वो होना चाहिए। तो यही जो है संविधान में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा के रूप में इसका वर्णन किया गया है। नेक्स्ट पे चलेंगे। अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियां के आधार पर की जा सकती हैं, ये कथन किसका है? तो 96 में ऑप्शन नंबर फर्स्ट आपका सही हो जाएगा, जो कि मैकडूगल साहब ने इसको कहा है। ठीक, कि अभिप्रेरणा का तात्पर्य जो है मैकडूगल से ही है, चाहे जहाँ अभिप्रेरणा मिल जाए, ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट पे चलेंगे। श्रवण बाधित बच्चों को पढ़ाने के लिए क्या प्रयुक्त की जाती है? श्रवण बाधित का मतलब होता है जो बच्चे सुन नहीं सकते, उनको पढ़ाने के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? ब्रेन लिपि का, या सांकेतिक भाषा का, या यंत्र का, या सभी का? तो 97 में क्या सही होगा, कमेंट करके बताइए। तो उनमें सांकेतिक भाषा का जो है प्रयोग किया जाता है, यही ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, बालक का विकास का परिणाम क्या होगा? तो बालक का विकास जो होता है वो कैसे होता है? तो वो अनुवांशिक क्रम तथा वातावरण की अंतःक्रिया प्रक्रिया के द्वारा जो है उनका विकास होता है, यही ऑप्शन सी सही होगा इसका। सीखना व्यवहार में प्रश्नोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, ये कथन किसका है? क्रो एंड क्रो का है, पियाजे का है, स्किनर का है, या कोहलर का है? तो 99 में ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, जो कि स्किनर के द्वारा कहा गया है कि सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है। और अगर कहीं भी सीखने के व्यवहार की बात किया जाएगा तो हमेशा वहाँ पे कौन आएंगे? स्किनर साहब आएंगे हमारे। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। इसमें पूछा जा रहा है शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं, क्या कहते हैं? तत्परता कहते हैं, अभिवृद्धि कहते हैं, गतिशीलता, या आनुवंशिकता? तो इसमें जो कहा जाएगा वो अभिवृद्धि कहा जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसी के साथ सामान्य ज्ञान समसामय की घटनाओं को देखेंगे। और ये प्रैक्टिस सेट जो है हमारा पुराना है, इसमें जो है आप लोग के कमेंट हमें मिल रहे हैं जिसमें कहा जा रहा है कि सर नए करंट अफेयर को पढ़ाया जाए। ठीक, तो करंट अफेयर को नया पढ़ाया जा रहा है। आप लोग 5 से 10 मिनट के वीडियो को जो है रोज़ाना सुबह हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे जो है आप लोग को करंट अफेयर के रूप में मिल रहा है, आप लोग वहाँ से करंट अफेयर पढ़ लिया करें। ठीक है, तो चलिए सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे और बाकी जो है इसके करंट अफेयर को नहीं देखेंगे। ठीक है, तो सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को जब देखेंगे हम लोग, भारत का सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र कौन सा है? तो सबसे लंबा महाकाव्य शास्त्र जो हो जाएगा वो आपका महाभारत हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र कहाँ स्थापित हुआ? बहुत अच्छा प्रश्न है। चलिए परमाणु संयंत्र बताना है भारत का। 102 में कौन सा सही होगा? सूरत में लगा था, तारापुर में लगा था, ट्राम्बे में लगा था, या सोलापुर में लगा था? तो ये जो हमारे महाराष्ट्र में तारापुर परमाणु संयंत्र लगा था, ये भारत का सबसे पहला परमाणु संयंत्र था। ऑप्शन नंबर बी तारापुर महाराष्ट्र सही हो जाएगा। भारत की प्रथम महिला गवर्नर कौन थी? तो भारत की पहली महिला गवर्नर जो थी वो आपका जो है पहला इसका सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलेंगे। तो इस प्रश्न में भारत के प्रायद्वीपीय में कौन सी नदी पूर्व की ओर बहती है? तो सभी नदियां मुख्यतः जो है पूरब की ओर ही बहती हैं, लेकिन प्रायद्वीपीय भारत की बात किया जा रहा है यहाँ पे। तो प्रायद्वीपीय भारत में जो पूरब की ओर बहती है वो नदी आपकी महानदी है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा इसका। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। और ये ताप्ती और नर्मदा सभी लोग जानते हैं, ये जो है आपके अरब कच्छ के रण में होते हुए अरब सागर में जो है जाके गिर जाती हैं, और ये पूरब से पश्चिम की ओर बहती हैं। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। तो इसमें पूछा जा रहा है भारतीय जलवायु को क्या कहा जाता है? तो भारतीय जलवायु को जो कहा जाता है वो आपका भूमध्य सागरीय कहा जाएगा, उष्णकटिबंधीय मानसून, या उप उष्णकटिबंधीय, या भूमध्यीय मानसून? कमेंट करके बताइए फटाफट कौन सा सही हो जाएगा। तो भारत की मानसून जो है हमारी वो उष्णकटिबंधीय मानसून है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
नेक्स्ट पे चलेंगे तो नेक्स्ट में काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है, बहुत अच्छा प्रश्न है। काजीरंगा नेशनल पार्क असम में स्थित है, जिसका पहले पुराना नाम था असोम। ठीक, ऑप्शन नंबर जो है इसका पहला असम सही हो जाएगा। और अगर काजीरंगा नेशनल पार्क की बात करते हैं तो ये क्या इस नेशनल पार्क जो है किस लिए प्रसिद्ध है, ये बता दीजिए कमेंट बॉक्स में आप लोग। तो ये जो है एक सींग वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। पार्लियामेंट्री सिस्टम में कार्यकारिणी किसके प्रति जिम्मेदार होती है, राष्ट्रपति के, विधायिका के, लोकसभा के या न्यायपालिका की। तो इसमें जो पार्लियामेंट्री सिस्टम कार्यकारिणी जो होती है वो जिम्मेदार जो होती है वो आपका लोकसभा के प्रति जो है जिम्मेदार होती है। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न में पूछा जा रहा है कौन सा विख्यात दक्षिणी हिंदू राजा था जिसने बंगाल की खाड़ी को पार कर सुमात्रा, जावा और मलेशिया में कई राज्यों पर विजय प्राप्त किया था। राजेंद्र प्रथम था, राजेंद्र चोल थे या पुलकेशियन थे या महिपाल सेकंड थे। तो इसमें जो सही हो जाएगा वो आपका फर्स्ट राजेंद्र फर्स्ट जो है इन्होंने ही बंगाल की खाड़ी को पार करते हुए जो है सुमात्रा, जावा और मलेशिया पर कई राज्यों पर विजय प्राप्त किया था। और ये सारे जो है सुमात्रा या जावा जो है ये मलेशिया के जो है इंडोनेशिया के जो है ये महाद्वीप है, मतलब क्या कहते हैं द्वीप हैं। ठीक है, नेक्स्ट पे चलेंगे। महाद्वीप नहीं द्वीप कह सकते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे, पृथ्वी के धरातल का लगभग कितना प्रतिशत समुद्र है, बहुत अच्छा प्रश्न है। तो पृथ्वी पर लगभग 70% हम लोग जो है जल को या समुद्र को मानते हैं और 30% पे जो है हमारा सारा स्थल है, चाहे उसमें पहाड़ हों, पठार हों, पर्वत हो या मैदानी भाग हो। तो 109 में जो आपका सही हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी 70% सही हो जाएगा। नेक्स्ट पे इसी के साथ चलेंगे। भूमंडलीय पवन क्या है, तो ऑप्शन नंबर डी जो सही होता है। भूमंडलीय पवन की बात करते हैं तो भूमंडलीय पवन में दिन और रात के अनुसार अपनी दिशा बदलती रहती है, ये ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में जैन मत के अनुसार किसे निर्वाण की प्राप्ति हो जाती है उसे कहा जाता है। तो जिसे निर्वाण की प्राप्ति होती है उसे दिगंबर कहते हैं, श्वेतांबर कहते हैं, निर्ग्रंथ कहते हैं, अरहत कहते हैं। तो 111 में उसे हम लोग निर्ग्रंथ कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल सही हो जाएगा। जैन मत के अनुसार बात किया जा रहा है। नेक्स्ट, अजमेर का पूरा नाम सूफी संत और आगे जो है स्पेस है के नाम पर से जुड़ा है। तो सूफी संत मोइनुद्दीन चिश्ती के नाम से ये जुड़ा है। तो 122 में ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट है और अगले प्रश्न को देखेंगे तो इसमें पूछा जाए किसे भारत में श्वेत क्रांति का जनक माना जाता है या कहा जाता है। तो भारत का श्वेत क्रांति का जनक जो है वो हमारे स्वामीनाथन जी हैं, एम एस स्वामीनाथन। ठीक, ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। बी कुरियन का तात्पर्य है वर्गीज कुरियन, ये जो है विश्व के जो है किसमें विश्व के जो है क्रांति माफ कीजिएगा, ये स्वामीनाथन जो है हमारे ये हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं। ठीक है, लेकिन इसमें बात किया जा रहा है श्वेत क्रांति की। ठीक, तो श्वेत क्रांति का तात्पर्य है दुग्ध क्रांति से, यानी कि दूध का उत्पादन से। ठीक, तो 113 में ऑप्शन नंबर ये बी वर्गीज कुरियन जो है ये भारत में श्वेत क्रांति के जनक के नाम से इनको जाना जाता है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। और स्वामीनाथन को भारत का हरित क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक, कन्फ्यूज नहीं होना, हम ही कन्फ्यूज हो गए थे। ठीक, लेकिन इसका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। नेक्स्ट पे चलेंगे। उत्तर पश्चिमी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो उत्तर पश्चिमी रेलवे का क्षेत्रीय मुख्यालय जो स्थित है वो आपका उदयपुर में स्थित है, ऑप्शन नंबर सी सही होगा। नेक्स्ट है कौन सा सबसे चमकदार ग्रह है। सबसे चमकदार ग्रह जो है वो आपका सभी लोग जानते हैं जो कि शुक्र है। क्यों, चमकदार ग्रह जिसे हम लोग मानते हैं वो कौन सा है, वो शुक्र हो जाएगा। ठीक, ऑप्शन नंबर जो है बी इसका राइट आंसर हो जाएगा या बृहस्पति होगा। कमेंट करके बताइए आप लोग कौन सा सही है, इसका बी सही है या डी सही है।
तो हमने बी को जो है इसमें बताया है। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कौन सा इसका सही होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। राज्य सरकार के विभिन्न विभागों के क्रियाकलापों का अनुमोदन कौन करता है? तो इसमें जो अनुमोदन करता है वो जो है इसमें से कोई नहीं करता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी में लिखा है, कोई नहीं। ठीक, ऑप्शन डी सही हो जाएगा इसका। नेक्स्ट है, हेलसिंकी किसकी राजधानी है? तो हेलसिंकी नॉर्वे की राजधानी, स्वीडन की या डेनमार्क की या फिनलैंड की? तो हेलसिंकी जो है फिनलैंड की राजधानी है। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है, भारतीय रेल द्वारा ईस्टर्न घाट की बीहड़ों से होकर गुजरने वाला इंजीनियरिंग का सबसे चुनौतीपूर्ण कार्य का वर्णन किसमें किया गया है? चलिए देखते हैं चारों ऑप्शन किसमें किया गया है। तो इसमें जो किया गया है वो आपका ये कोरापुट रायगढ़ रेलवे स्टेशन में जो है इसका वर्णन किया गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ अगले प्रश्न में, किस वेद में कर्मकांड और बलि का वर्णन है? जो पहले बलि दी जाती थी उसमें उसका और कर्मकांड का वर्णन किस वेद में है? ऋग्वेद में है, अथर्ववेद में है, यजुर्वेद में है या सामवेद में है? कमेंट करके बताइए फटाफट। तो इसमें जो है वो यजुर्वेद में कर्मकांड और बलि का जो है वर्णन किया गया है। नेक्स्ट है, फ्रांस की राजधानी कौन सी? बहुत अच्छा प्रश्न है। फ्रांस की राजधानी जो है हमारी वो पेरिस है। सभी लोग को मालूम है, बताने की फटाफट करते हैं। विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो विश्व की सबसे बड़ी झील जो है वो आपकी कैस्पियन सागर झील है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, और यहीं पे अगर मीठे पानी की झील की बात करते हैं तो मीठे पानी की विश्व की सबसे बड़ी झील जो हो जाएगी वो आपकी सुपीरियर हो जाएगी। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। है डोरंड लाइन किन देशों को संयुक्त सीमा रेखा है? तो डोरंड जो दो देशों के बीच खींची गई है उन देशों के नाम है पाकिस्तान और अफगानिस्तान। ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे, और अफगानिस्तान भारत का भी जो है डोरंड के नाम से ही जाना जाता है। ठीक, कंफ्यूज नहीं होना है। चलिए इसी के बाद अगले प्रश्न पे चलते हैं। भारत डाक टिकट में किसने क्या है, डाक टिकट में दिखने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन थी? जो हमारा डाक टिकट बिकता था उसमें कौन पहली भारतीय महिला थी? इंदिरा गांधी थी, सरोजनी नायडू थी, या मीराबाई थी, या रानी लक्ष्मीबाई थी? तो इसमें जो थी मीराबाई जो थी वो थी। ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, मंत्रिपरिषद का नियंत्रण किस राज्य विधानमंडल कौन सा जो है राज्य विधानमंडल करता है? कोई भी मंत्री किसी एक हाउस में सीट पाए बिना ऑफिस में कितने से अधिक समय तक नहीं रह सकता? 6 सप्ताह से अधिक, 6 दिन से अधिक, या 14 दिन से अधिक, या 6 महीने से अधिक? कमेंट करके बताइए। तो इसका जो है 6 महीने से अधिक वो जो है जब तक ले कोई सीट नहीं पाया जाता तब तक ले ऑफिस में 6 महीने से अधिक नहीं रह सकता। ठीक, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, फिलीपींस की मुद्रा कौन है? फिलीपींस की मुद्रा जो आपकी हो जाएगी वो आपकी पेसो हो जाएगी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलेंगे, परंपरा सीरीज संगीत और नृत्य के राष्ट्रीय महोत्सव की मेजबानी कौन सा शहर करेगा? तो 126 में जो सही होगा वो ऑप्शन नंबर आपका फर्स्ट सही हो जाएगा। नई दिल्ली के द्वारा जो है इसकी मेजबानी किया जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही होता है। तो ये सब पुराने करंट अफेयर के प्रश्न हैं। ठीक, इसको छोड़ते हैं, रीजनिंग के प्रश्नों को करते हैं। तो रीजनिंग के पहले प्रश्न का उत्तर जो सही होगा वो आपका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक, 35 मीटर पूर्व हो जाएगा। पढ़िए प्रश्न को और उत्तर को आप लोग करिए। और 32 नंबर में जो सही होगा वो आपका सी सही हो जाएगा, सी। 33 नंबर में जो सही होता है वो आपका सी सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे 34 नंबर पे। तो 34 नंबर में भी जो सही होगा वो बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 35 नंबर में ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इसी के साथ कंप्यूटर के प्रश्नों को भी देखते हैं। कंप्यूटर के 5 प्रश्न फटाफट। लाइनक्स किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो लाइनक्स जो सॉफ्टवेयर है वो आपका ओपन सोर्सेस सॉफ्टवेयर है। ऑप्शन नंबर सी जो है सही होगा। नेक्स्ट इसी के साथ, डायल अप इंटरनेट एक्सेस का एक लाभ बताना है। तो चलिए बताते हैं कौन सा है, कौन कमेंट करके आप लोग बताइए। तो उसका जो लाभ होता है वो ब्रॉडबैंड तकनीक का जो है उपयोग करके इसको एक्सेस किया जाता है, चलाया जा सकता है। ठीक, नेक्स्ट
पे चलते हैं। किस टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट एक ही केबल से जुड़े रहते हैं? तो इसमें बस होता है, स्टार होता है, मेश होता है या रिंग होता है। तो टोपोलॉजी में नेटवर्क कंपोनेंट जो जुड़े होते हैं एक ही केबल से वो आपका बस होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, विश्व का प्रथम कंप्यूटर नेटवर्क किसके रूप में जाना जाता है? तो जो दुनिया का पहला कंप्यूटर नेटवर्क है वो आपका ARPANET ARPANET के रूप में जो है जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो केबल के द्वारा प्रयोग के बिना जो है नेटवर्क से कनेक्ट कर देती है? बहुत अच्छा प्रश्न है, मतलब कि वायरलेस कह सकते हैं हम लोग इसको। तो इसमें जो है वो वायरलेस है ही, ऑप्शन नंबर यही सही हो जाएगा। नेक्स्ट है, जीवन कौशल और प्रबंधन के और अभिवृद्धि के प्रश्नों को देखते हैं। संविधान कितने भागों में विभाजित है? बहुत अच्छा प्रश्न, या कह सकते हैं संविधान में कितने भाग हैं? तो संविधान में जब संविधान लिखा गया तब भी उतने ही भाग थे और वर्तमान में भी उतने भाग हैं। तो कितने हैं? तो पहला ऑप्शन जो सही हो जाएगा उसमें 22 भाग लिखित समय पर भी थे और 22 भाग वर्तमान समय में भी हैं, इसमें कोई फेरबदलाव नहीं हुआ है। अगले प्रश्न पे चलते हैं। और अगर बात करते हैं भागों की तो लगभग 25 हो गई है, लेकिन जो है इसी क्रम में जो है उसको रखा गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड कर करके। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि बच्चे तंच को सीखने हेतु इसका तात्पर्य है कि बच्चे जो है तंत्र को सीखने हेतु अभी प्रेरित करने के लिए शिक्षक को किसमें बढ़ावा देना चाहिए? तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, जो कि कक्षा में प्रतिभाशाली बच्चों की प्रशंसा करके जो है उनको सीखने के लिए अभिप्रेरित करना चाहिए। ठीक, ऑप्शन नंबर डी इसका सही होगा। नेक्स्ट है, सकारात्मक दंड का कौन सा उदाहरण सबसे सटीक है या सही है? तो इसमें जो दंड का उदाहरण पहला वाला है ये बिल्कुल सही है, जो कि मित्रों के द्वारा उपहास, बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। भारतीय संविधान के अनुसार 41 अनुच्छेद 41 यानी 41 व 46 यानी 46 किसके कल्याण से संबंधित है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, लगभग प्रश्न में पूछा जाने वाला प्रश्न मतलब परीक्षाओं में पूछे जाने वाला प्रश्न है ये आपका। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। ये आर्थिक रूप से पिछड़े व्यक्तियों से के कल्याण से संबंधित रखता है ये अनुच्छेद दोनों। नेक्स्ट पे चलेंगे। स्मिथ ने शिक्षण की त्रिध्रुवीय प्रक्रिया में कार्यवाहक माना है। ये क्वेश्चन आपका रिपीट हुआ है। इसमें शिक्षक को जो है कार्यवाहक के रूप में माना गया है और त्रिध्रुवीय का तात्पर्य है जिसमें 3 पद आएंगे, जिसमें शिक्षक होगा, शिक्षार्थी होंगे और पाठ्यक्रम होगा। हमने इसको पहले ही जिक्र कर दिया है। तो चलिए इसी के साथ अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगले प्रश्न में जो है आपका पूछा जा रहा है शिक्षक को गृह कार्य की जांच किस प्रकार से करनी चाहिए? चलिए देखते हैं। तो इसमें जो सही होता है वो आपका नियमित रूप से गृह कार्य की जांच करनी चाहिए, जिससे कि उसको उसके प्रोग्रेस के बारे में पता चल सके बालक के। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि परामर्श पारंपरिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है, यह किसके द्वारा कहा गया है? बिली एंड एंडुरू के द्वारा या रूट स्ट्रैंड के द्वारा, एमिल्सन के द्वारा, कार्ल रोजर्स के द्वारा? बताइए कमेंट करके कौन सा सही है। तो इसमें जो सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी और रूट स्ट्रैंड के द्वारा ये कथन को कहा गया है कि परामर्श पारस्परिक रूप से सीखने की प्रक्रिया है। ठीक, नेक्स्ट पे चलेंगे। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य कब समाविष्ट किए गए थे? तो जो मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था वो कब जो है भारतीय संविधान में जोड़ा गया था, यही बताना है। तो इसमें जो जोड़ा गया था वो आपका 1976 में जो है जो इसको जोड़ा गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है, पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं। तो पुरस्कार किसमें प्रदान किए जाते हैं? प्रोत्साहन हेतु, प्रशंसा हेतु, प्रेरणा हेतु या उपयुक्त सभी? तो इसमें प्रोत्साहन के लिए भी होता है, प्रशंसा के लिए भी होता है, प्रेरणा के भी लिए होता है। तो उपयुक्त सभी सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट पे चलते हैं।
नेतृत्व की आवश्यकता कहाँ पे होती है? तो नेतृत्व की आवश्यकता समन्वय कर्मी में होती है, क्रियान्वय कर्मी में होती है, या प्रतिनिधित्व करने में होती है, या उपयुक्त सभी में। तो नेतृत्व जो होता है उसमें समन्वय भी होता है, क्रियात्मक भी होता है और प्रतिनिधित्व भी होता है। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सारे सही हो जाएंगे। तो आज जो है हम लोग 150 प्रश्नों को कवर कर चुके हैं और इसी तरह हमारे प्रैक्टिस सेट को सॉल्व करते रहने के लिए आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की घंटी को भी जो है दबा लीजिए, जिससे कि नोटिफिकेशन आपको समय समय से मिलता रहे। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।